हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वेलकम है इस वीक के सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की क्लास में। सैटरडे को लाने वाला था लेकिन वक्त की कमी की वजह से नहीं ला पाया, इसलिए आज संडे को पब्लिश कर रहा हूँ इस क्लास को। आपकी फेवरेट क्लास है और मेरी भी है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बता देते हैं इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं। देखो, आपने मैथ्स से और रीजनिंग में रोने वाले स्टूडेंट बहुत कम देखे होंगे। मैथ्स में ऑलमोस्ट 40% या 30% स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कमज़ोर होती है। रीजनिंग भी 30% स्टूडेंट्स ही आपको रोते हुए मिलेंगे। इंग्लिश में आपको 70% स्टूडेंट्स रोते हुए मिलेंगे। सर, हमने पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद भी इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हैं। सोच करके देखना रीज़न क्या होगा। सिंपल सा रीज़न है, जिस मेथड से आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो मेथड सही मेथड नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड ये होता है करेक्ट मेथड। यहाँ से इंग्लिश शुरू हुई थी और यहीं आके ख़त्म होती है। टीचर्स को इस मेथड से पढ़ाया जाता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ाते नहीं है कोचिंग वाले। तो अपनी इस क्लास में मैं यही करता हूँ, सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड से आपको हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करना सिखाता हूँ। आप खुद बताओ उस सेंटेंस में क्या एरर है और वो सेंटेंस खुद बोले मेरे में कौन सी ग्रामर का रूल लगा हुआ है। लॉजिक की क्लास है, शुरू कर लेते हैं। सेशन को जरूर से एक लाइक देना भाई और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर लेना। 10 मिनट अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरे यूट्यूब पे ये कंटेंट कहीं भी नहीं है, पेड कोचिंग्स में भी नहीं मिलेगा। सारे सेंटेंस इस क्लास के हमने उठाए हैं एडिटोरियल से, द हिंदू के पुराने वाले, है ना, आज से 2 साल 3 साल 4 साल। ये सेंटेंस मैंने आपको पिछले वीक के क्विज में दिया था। इसी सेंटेंस से आज जो है ना अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आपको मैंने बोला था इसको पहले ब्रेक करो और ब्रेक करके मुझे बताओ सेंटेंस में कौन कौन सी एरर्स हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और इसको ट्रांसलेट करना है अपने दिमाग में एक रफ आइडिया लेने के लिए। मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। मैं कर दो all competitive exams do not allow use of a calculator, but where they are permitted there are restrictions on the models allowed। कह रहा है हालांकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं अलाउ नहीं करते हैं, इजाज़त नहीं देते हैं इस्तेमाल की, यूज़ की एक कैलकुलेटर की। कह रहा लेकिन जहाँ पे ये कैलकुलेटर परमिट होता है, जहाँ पे इसकी परमिशन मिली होती है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत पाबंदियाँ होती हैं कौन सा मॉडल अलाउ किया जाएगा। ऐसा ना हो साइंस के एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले आओ और सारे जो है आपके न्यूमेरिकल उस कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएं। तो जहाँ अलाउड होता है वहाँ पे बताया जाता है कि इतने पाबंदियों वाला इतना ही मॉडल जो आप यूज़ कर सकते हो। सेंटेंस आपने पढ़ लिया, अब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके जो इसमें हिडन एरर्स हैं उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे लॉजिक के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये सेंटेंस है आपके सामने, पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक किया हुआ मैंने। आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच का कलर मिल जाएगा ऊपर से। ग्रीन कलर में मिलेंगे नाउन्स, ब्लू कलर में मिलेंगे एडजेक्टिव्स, पिंक कलर में मिलेगी एडवर्ब, कंजंक्शन मिलेगी येलो कलर में और वर्ब्स मिलेंगी रेड कलर के अंदर। अब इसमें दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स को, सर हमें समझ में नहीं आता, वर्ब तो आ जाती है समझ में, कंजंक्शन भी आ जाती है, एडजेक्टिव और जो है नाउन के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता। हर बार एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ भी ज़िंदगी में कहीं भी कन्फ्यूजन हो उस ट्रिक को अप्लाई करें। देसी ट्रिक है ये, समझ गए। जिस चीज़ के आगे आप मेरा लगा सकें, मेरा या तेरा लगा सकें और वो सेट बैठ जाए तो वो होता है एक नाउन, और अगर वो सेट ना बैठे तो वो होता है एक एडजेक्टिव। बस इतनी सी ट्रिक है, लगा के दिखाऊँ मैं आपको। एग्ज़ाम क्या एक नाउन है, मेरे हिसाब से मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है। अब लगाओ इसके आगे मेरा, मेरा एग्ज़ाम बन गया ना भाई, मेरा एग्ज़ाम तेरा एग्ज़ाम। बस यही जिसका जो इस तरह से बैठ जाए सिस्टम वो नाउन ही होता है। जैसे यूज़ मतलब इस्तेमाल, आप इसके आगे लगाओ मेरा, मेरा इस्तेमाल, समझ गए, मेरा मॉडल। तो जैसे ही मेरा तेरा सेट बैठे वो नाउन है। अब किसी एडजेक्टिव के आगे मेरा लगा के दिखाओ, मेरा ऑल, ऑल मतलब सभी। अब मेरे ऑल क्या, मेरे ऑल फ्रेंड्स, मेरे ऑल दुश्मन, मेरी ऑल गर्लफ्रेंड्स। तो मेरा ऑल के बाद में एक नाउन को आपको ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से मेरा ऑल में ऑल एक एडजेक्टिव है, बिना नाउन के ये आ नहीं सकता। बस इस ट्रिक को आपको लगाना है, इजीली आपको पता लग जाएगा। अब कलर्स आपको पता लग गए हैं, फटाफट शुरू कर लेते हैं। 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है, हर बार बताता हूँ। रूल नंबर 1 के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, कम से कम एक। रूल नंबर 2, जितने सब्जेक्ट हैं उतनी वर्ब्स तो होंगी ही होंगी। मान लो 5 सब्जेक्ट हैं,
तो 5 की जगह पे 15 वर्ब्स हो सकती हैं, लेकिन 5 तो होगी होंगी, कम से कम 5। और रूल नंबर 3, हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट कौन बनता है? ग्रीन कलर का नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट। इन 3 रूल्स के ऊपर पूरी की पूरी सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक टिकी हुई है। फटाफट अब देख लो। देखो, 2 होती है कंजंक्शन, एक एडवर्ब भी होती है, कंजंक्शन भी होती है। जब ये कंजंक्शन बनती है तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बनती है, अपने साथ में या तो कॉमा लेती है या येट लेती है, या फिर येट लेती है। कोरिलेटिव कंजंक्शन की वीडियो में आप इसको सीख चुके हो। अब देखो आगे बढ़ो। ऑल एक एडजेक्टिव, कॉम्पिटिटिव एक एडजेक्टिव, एग्जाम्स एक नाउन। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। जो भी नाउन सेंटेंस का पहला नाउन हो वही कहलाता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ऐसा पहला नाउन जो किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो वही नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है। सब्जेक्ट आपको मिल गया, एग्जाम्स किसी से जुड़ा नहीं हुआ है, सब्जेक्ट को देनी है आपको वर्ब। अब ध्यान रखना, ये दोनों एडजेक्टिव सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। समझ गए ना? कौन से एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कितने सारे? सारे के सारे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया दोनों एडजेक्टिव्स ने। सब्जेक्ट को रूल नंबर 2 के हिसाब से वर्ब देनी है, वो मिल गई आपकी डू नॉट अलाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखना, ये नॉट जो है बीच में, ये कहलाता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में वर्ब के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। डू नॉट अलाउ जो है पूरा वर्ब फ्रेज है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब देखो, अलाउ के बाद में एक नाउन रखा है यूज नाम का। याद रखें, जब भी किसी वर्ब के बाद में, किसी इन्फिनेटिव के बाद में, किसी पार्टिसिपल के बाद में, किसी जीरेंट के बाद में, वर्ब की किसी भी फॉर्म के बाद में व्हाट या whom से रिप्लाई करने वाला कोई नाउन आ जाए, वो नाउन कहलाएगा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या अलाउ नहीं करते हैं भाई? व्हाट डू दे डोंट अलाउ? भाई यहाँ पे बात कर रहा है यूज़ की, इस्तेमाल की, वर्ड से रिप्लाई कर रहा है नाउन। अब यहाँ पे यूज़ को मैं अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लूँगा। समझ गए? वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, पीछे एस भी लगा सकते हो। ऑफ प्रपोजिशन को रूल नंबर 3 के हिसाब से आपने दे दिया ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर। इतना क्लियर है दिमाग में? अब आगे बढ़ो। बट आया और वेयर आया। बट एक कंजंक्शन है, आप अच्छे से जानते हो, और वेयर जो है ये बीच में आई हुई एक एडवर्ब है सेंटेंस के बीच में। देखो, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, वेयर क्योंकि जगह की बात करती है, प्लेस की, तो वो होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वाई रीजन की बात करती है तो वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। व्हेन जो है वक्त की बात करता है तो व्हेन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन याद रखें, जब भी एडवर्ब सेंटेंस के बीच में किसी क्लॉज से पहले आ जाए, वो एडवर्ब कंजंक्शन का काम भी करती है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब। It is not only an adverb but also a conjunction. That is why it is called a relative adverb. तो ये दोनों ही कंजंक्शन का काम करेंगे, बट और वेयर। बट भी कंजंक्शन, वेयर भी कंजंक्शन। अब आगे बढ़ो। कंजंक्शन आई है तो नया आपको क्लोज चाहिए। दे हो गया क्लोज नए का सब्जेक्ट नंबर 2। वर्ब होगी पैसिव वॉइस में आर परमिटेड, वर्ब नंबर 2। दे के हिसाब से वर्ब भी प्लूरल है, आर लिखा हुआ है। और आगे बढ़ो। अब मिला आपको कॉमा के बाद में देयर। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, देयर एक डमी सब्जेक्ट है, कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करेगा। क्लोज की शुरुआत तो कर देगा, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद में रखा हुआ आपको मिलेगा। रेस्ट्रिक्शंस है सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब है इसकी आर। देयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देयर आपको डमी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब। अगर रेस्ट्रिक्शन लिखा होता, एस को निकाल दिया होता, तो आर की जगह पे हमने यहाँ पे इस को रखा होता। तो देयर का इस वर्ब से और सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। समझ गए ना? तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 3, ये हो गई उसकी वर्ब नंबर 3। अब देखो, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है मॉडल्स। मॉडल्स एक नाउन है, बन गया ना ऑब्जेक्ट। अलाउड यहाँ पे इस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 कभी भी आपको मिल जाए किसके बिना? हैज़, हैव या हैड के बिना। और पैसिव वॉइस में बी फैमिली की वर्ब्स के बिना, इज, एम, आर, वॉज, वर के बिना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी अकेले घूमती है, इनके बिना घूमती है, वो बन जाती है एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कोई मुझसे यूं पूछे, चलो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, ये V2 भी तो हो सकती है ना, मॉडल्स की वर्ब भी हो सकती है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आपने मॉडल्स को बोल दिया ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये अलाउड जो है इस मॉडल को जो है एडजेक्टिव बन के मॉडिफाई कर रहा है। मैं ये बोलता हूँ सर ये सब्जेक्ट नंबर 4 है, और ये अलाउड जो है सब्जेक्ट नंबर 4 की वर्ब नंबर जो है 4 है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझो। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मॉडल्स, इसका ऑब्जेक्ट आपको देना ही पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट बन गया वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट वो होता है जिसके पहले कोई वर्ब या कोई प्रेपोजिशन ना आ रही हो। अब इसके पहले प्रेपोजिशन आ गई, अब ये सब्जेक्ट नंबर 4 बन ही नहीं सकता।
अब इसके V2 होने का कोई चांस ही नहीं है, ये V3 है और एडजेक्टिव बनेगी पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे आपको लॉजिक से समझना है। एक बार मैं सारा का सारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर एरर्स को पकड़ेंगे एक एक करके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव ने इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया, ऑल ने इस पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। ये सब्जेक्ट नंबर 1। इसकी वर्ब नंबर है डू नॉट अलाउ, सब्जेक्ट के साथ में बिल्कुल वर्ब भी मैच हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अलाउ वर्ब का ऑब्जेक्ट है यूज नाम का ये वाला नाउन। यूज नाउन के बाद में और प्रेपोजिशन पड़ी थी, इसका ऑब्जेक्ट है कैलकुलेटर। बट भी कंजंक्शन आई, वेयर भी कंजंक्शन आई, ये बन गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2 दे, और आर परमिटेड बन गई इसकी वर्ब नंबर 2। फिर कॉमा आया, देयर लगा हुआ है, पता लगा सब्जेक्ट नंबर 3 मिल गया है, जो कि इन्वर्जन करके वर्ब को पहले रख करके बैठा है। सब्जेक्ट नंबर 3 वर्ब नंबर 3। ऑन प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मॉडल्स। फिर पता लगा ये अब V3 ही बन सकती है, मॉडल्स का जो है वर्ब नहीं बन सकती। V3 बिना हैज या वैट के आई हुई है, तो पता लगा ये मॉडल्स को मॉडिफाई कर रही है, वो वाले मॉडल्स जो अलाउड हैं, जिनको हमें इजाज़त मिली हुई है यूज़ करने की। ऐसे आपका ये पूरा सेंटेंस ब्रेक होने वाला है। अब इसमें एरर्स पकड़ें। मुझे बताओ क्लोज कितने आए हैं? सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 वर्ब्स हैं, मतलब 3 क्लोज हैं। और कंजंक्शन कितनी आई हैं? 1, 2 और 3। 3 ही कंजंक्शन है। क्लोज और कंजंक्शन के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है? क्लोज वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। जितनी कंजंक्शन होंगी उसका +1 एक जो है क्लोज होगा। मान लो यहाँ पे 3 क्लोज हैं तो कंजंक्शन 2 ही होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे 15 क्लोज होते हैं तो कंजंक्शन 14 ही होनी चाहिए, क्योंकि कंजंक्शन जो है 2 क्लोज को आपस में मिलाती है। समझ गए ना? तो 3 क्लोज पे 3 कंजंक्शन होगी, मतलब एक कंजंक्शन फालतू है। या तो ये फालतू है, या ये फालतू है, या ये फालतू है। अब ध्यान से समझो कौन सी फालतू है। 2 के साथ में कभी भी बट नहीं आता, 2 के साथ में कभी भी वेयर नहीं आता। या तो ये दोनों ही ना होते और कॉमा लगा होता, और या फिर इन दोनों की जगह पे येट लिखा होता। ऐसा ही होना चाहिए ना। 2 के साथ में या तो कॉमा आता है खाली, ये दोनों उड़ा दो आप, इनकी क्या ज़रूरत है। और या फिर 2 के साथ में येट आता है। ना तो यहाँ पे कॉमा वाली कंडीशन बन रही, ना यहाँ पे येट वाली कंडीशन बन रही, और 2 वाला मीनिंग भी नहीं निकल रहा। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों नहीं निकल रहा। 2 यहाँ पे बिना बात की कंजंक्शन है। समझ गए मेरी बात को? मैंने इसको बिना बात ऐसे ही बीच में घुसा दिया है। आपका सेंटेंस तो इतना ही था, इस 2 की वजह से आपका सेंटेंस मैंने थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश की। तो कंजंक्शन वाला आपने फर्स्ट एरर को पकड़ा, एक कंजंक्शन फालतू है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब आगे बढ़ो। दूसरा एरर आपको मैंने बताया हुआ है, कभी भी ऑफ के बाद में कोई नाउन हो तो ऑफ के पहले वाला जो नाउन है, बिल्कुल पहले वाला, उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। या तो ए आएगा, या एन आएगा, या द आएगा। अगर कोई आर्टिकल ना दिया हो तब आप द को लगा दें। या तो ए या एन होगा, वो तो ठीक है, ए एन है तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ए या एन ऑफ के बाद में ना आ रहा हो, ऑफ से पहले भी नाउन हो, ऑफ के बाद में भी नाउन हो, इस केस में आपको लगाना चाहिए द। अलाउ द यूज़ ऑफ अ कैलकुलेटर। द इसलिए लगाया क्योंकि अब ये इस्तेमाल खास इस्तेमाल बन चुका है, जो कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। समझ गए ना? तो खास बनाने की वजह से द नाम के डेफिनेट आर्टिकल को हमने यहाँ पे लगाया। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। 3 वाली एरर बहुत कूल है, अलग ले जाके समझाता हूँ। सेंटेंस देखो, ऑल रनर्स कैन नॉट विन दिस रेस। सभी के सभी धावक जो हैं, रेसर जो हैं, रनर्स जो हैं, विन नहीं कर सकते इस रेस को। भाई 10 रेसर हैं और इनमें से कोई भी नहीं जीतेगा, तो कौन जीतेगा? अगर रनर्स ही रेस को नहीं जीतेंगे, चाहे कितना भी धीमे दौड़ें, एक तो जीतेगा ना इनमें से कोई, या हो सकता है 2 भी जीत जाएं एक ही वक्त पे, वो जो है फिनिश लाइन को क्रॉस करें। तो ये सेंटेंस गलत है इनहेरेंटली। अब क्यों गलत है? क्योंकि नॉट की पोजीशन को हमने गलत कर दिया है। हमने ऑल रनर्स के बाद में नोट लगा के बता दिया सभी के सभी नहीं जीतेंगे, जो कि गलत बात है। अब इसको सही कैसे करें? नॉट को आप शुरू में ले आओ और सेंटेंस को ऐसा ही लिख दो, नॉट ऑल रनर्स कैन विन दिस रेस। अब इसका मतलब पता क्या है? नॉट ऑल का मतलब है सभी के सभी नहीं जो हैं रनर्स जो इस रेस को जीतेंगे। 10 के 10 नहीं जीतने वाले, एक ही जीतेगा या 2 ही जीतेंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, समझ ना? नॉट को अगर ऑल से पहले ले आओ, ये ऑल वाले सेंटेंसेस में होता है खास करके। अगर बीच में ले आए ना ऑल के साथ में नॉट, तो देख लेना सेंटेंस में कुछ गड़बड़ होगी ही होगी, है ना? ऑल के बाद में नॉट बीच में लगाना मतलब सेंटेंस में गड़बड़ होने के बहुत चांस हैं। तो हमेशा याद रखें, नॉट ऑल लगा करके देखना, अगर गड़बड़ भी आपको लगे वहाँ पे गड़बड़ आपकी दूर हो जाएगी। इस सेंटेंस को देखो, ऑल स्टूडेंट्स डिड नॉट क्रैक दिस एग्जाम। सभी स्टूडेंट्स ने क्रैक नहीं किया इस एग्ज़ाम को। अरे मान लो इस एग्ज़ाम में कट ऑफ आती है, कट ऑफ के हिसाब से नौकरी मिलती है एक लड़के को या 2 लड़के को। 10 स्टूडेंट्स बैठे थे, एक ने भी क्रैक नहीं किया एग्ज़ाम को। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे कितने भी कम मार्क्स आए हों,
किसी ना किसी को तो नौकरी मिली होगी इस एग्ज़ाम से। ऑल स्टूडेंट्स डिड नॉट करेक्ट जो है इनहेरेंटली रॉन्ग है। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ऑल को हमने नोट को गलत प्लेस कर दिया है, शुरू में ले आओ इसको, यहाँ लिख दो नॉट ऑल स्टूडेंट्स क्रैक दिस एग्जाम, या क्रैक लिख देना, जो भी आप लिखना चाहो। सभी के सभी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया, सभी के सभी ने। 10 बैठे थे, 10 में से 2 ने ही क्रैक किया, 8 जो है फेल हो गए, ये हम कहना चाह रहे हैं। समझ गए ना? तो नॉट ऑल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें। ऑल के बीच में अगर नॉट आ रहा हो, सेंटेंस को चेक कर लें कि मीनिंग वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अब यहाँ देखो, ये कह रहा है आपसे सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अलाउ नहीं करते हैं यूज़ को, इस्तेमाल को एडिटोरियल जो है कैलकुलेटर के, लेकिन जहाँ पे वो परमिटेड होता है। अरे जब सब करते ही नहीं है तो फिर कहाँ परमिटेड होगा? 15 एग्जाम्स हैं, 15 के 15 ने बोल दिया नो कैलकुलेटर, फिर ये आगे वाली लिखने की बात ही क्या है? जहाँ पे परमिट होता है, कहाँ परमिट होता है? 15 के 15 ने तो सबको बोल दिया ना ऑल ने। तो मतलब क्या है, ये सेंटेंस के अंदर नॉट को हमने गलत प्लेस किया हुआ है। उठा के यहाँ ले आओ, नॉट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलाउ द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। सभी के सभी नहीं करते हैं, कुछ एक ही करते हैं, 15 के 15 नहीं करते हैं, शायद 1 या 2 ही करते हैं, है ना? नॉट ऑल एग्जाम्स अलाउ द यूज़ ऑफ है कैलकुलेटर। आई थिंक समझ गए होंगे। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की एरर नंबर 1, सेंटेंस में यहाँ पे द लगाना है। एरर नंबर 2, सेंटेंस में नोट को निकालना है और यहाँ पे शुरू में लाना है एरर नंबर 3। और मैं देख लूँ यहाँ पे कोई गलती ना हो। चलो, अब यहाँ पे 2 को मैंने इसलिए निकाला, रीज़न ये था, 2 के साथ में कॉन्ट्रास्ट वाले जो है ना वो आते हैं। हालांकि वो मेरी बहन है, दो शी इज़ माई सिस्टर, आई विल नॉट हेल्प हर। तो एक आपको उल्टा सा रीज़न देगा और फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंस बताएगा, बिल्कुल उल्टा वाला। हालांकि वो मेरा दोस्त है लेकिन मैंने उससे आज बात नहीं की। हालांकि मेरा आज एग्ज़ाम है लेकिन मैं रात को मूवी देखूंगा। तो एक ऐसा रिजल्ट बताएगा आपको जो कि आपके कारण से बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ पे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं आ रहा आपके पास। दो और येट का यही मीनिंग होता है, उल्टा कारण और उसका उल्टा ही रिजल्ट निकले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेंटेंस पे। लंबा सेंटेंस है ये, उसमें एरर्स भी खूब सारी हैं। पहले इसको मैं करूँगा क्या, ट्रांसलेट, फिर इसमें से एरर्स को ढूंढूंगा। कह रहा वंस अगेन अ विगरस मॉनसून मच वाइटल टू इंडियाज economic fortunes has left some states in a shamble, as from the Assam to Karnataka. Heavy rainfall in a short span of time have created paralyzed floods that have taken a heavy toll on life and wiped out crops. लंबा सेंटेंस है, कोई बात नहीं। कह रहे एक बार फिर once again, एक विगरस मानसून, विगरस मतलब जिसमें विगर हो, विगर का मतलब होता है उत्साह, जोश भरा। कह रहा है फिर से एक बार जोश भरा जो मानसून है, जो कि मच वाइटल है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसके लिए वाइटल, किसके लिए है? इंडिया के इकोनॉमिक फॉर्चून्स के लिए, आर्थिक भविष्य के लिए। कह रहे एक बार फिर एक ऐसा मानसून जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए, उसने लीव कर दिया है, छोड़ दिया है कुछ स्टेट्स को शैम्बल के अंदर। शैम्बल का मतलब होता है अराजकता, तो एक अराजकता में छोड़ दिया है कुछ स्टेट्स को। इन सम स्टेट्स आर लेफ्ट इन अ शैम्बल। कह रहा क्यों हुआ ऐसा? एज क्योंकि कहाँ से लेकर के, असम से लेकर के कर्नाटक तक, फ्रॉम असम टू कर्नाटक, जो हैवी रेनफॉल है, जो बहुत तेज़ बारिश है, और किसमें, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, बहुत ही छोटे से वक्त में, टाइम के छोटे से पीरियड में। कह रहे इन रेन्स ने क्रिएट कर दिया है पैरालाइज फ्लड्स को, ऐसी फ्लड्स को, ऐसी बाढ़ को जो आपको लकवा मार दें, आपको पैरालाइज कर दें, आप घर से बाहर ना निकल सकें, आपका सब काम रुक जाए। कह रहे जो वैसी फ्लड्स हैं दैट जिन्होंने हैव टेकन, टेक किया है एक हैवी टोल को। टेक अ हैवी टोल का मतलब है बहुत बड़ा नुकसान करना। अब देखो टोल किस पे किया, ऑन लाइफ। इन्होंने ज़िंदगियों का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत लोगों की जानें ले ली हैं और वाइप आउट कर दिया है, एकदम सिरे से डिस्ट्रॉय कर दिया है क्रॉप्स को, फसलों को। रिपीट कर दूँ, लंबा सेंटेंस है। कह रहे एक बार फिर बहुत ही जोश भरा जो मानसून है, जो बड़ा ज़रूरी है इंडिया के आर्थिक फॉर्चून के लिए, भविष्य के लिए। कह रहा है इस मानसून ने लीव कर दिया है, छोड़ दिया है परफेक्ट टेंस में, कई सारी स्टेट्स को अराजकता की स्थिति में, शैम्बल्स में। कह रहा है क्योंकि असम से लेकर के कर्नाटक तक हैवी रेनफॉल जो हैं एक छोटे से वक्त में ही क्रिएट कर चुकी हैं ऐसी फ्लड्स को जो पैरालाइज्ड हैं, जो कि लकवा देने वाली हैं आपको, आप कुछ ना कर सकें, लकवा मार जाए आपकी सारी ज़िंदगी को, है ना। और ये जो फ्लड्स हैं जिन्होंने टेक किया एक हैवी टोल को, जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करवाया है और टोल को लिया इन्होंने लाइफ पे, ज़िंदगियों पे, और वाइप आउट कर दिया है, पूरे सिरे से ख़त्म कर दिया है क्रॉप्स को, एकदम उजाड़ दिया है फसलों को। समझ गए? आओ इस सेंटेंस में एरर्स को पकड़ेंगे। पहले ब्रेक करना है, आसान है ब्रेक करना, बहुत इसमें कुछ है नहीं, है ना। वंस अगेन होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी।
मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाता हूँ, रेगुलरली जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ, फिर एक बार जाता हूँ। समझ गए ना। जो भी चीज़ फ्रीक्वेंसी को बताए किसी काम की, वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम का एक पार्ट होता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी आपकी एडवर्ब वंस अगेन, फिर एक बार। समझ गए। आगे बढ़ो। अ आर्टिकल, विग्रस एक एडजेक्टिव, मॉनसून एक नाउन। इस नाउन के लिए ही इस आर्टिकल को यूज़ किया गया है। अब ये नाउन ही आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सेंटेंस का पहला नाउन है जो किसी वर्ब से जुड़ा नहीं हुआ, किसी प्रेपोजिशन का पार्ट नहीं है। विग्रस हो गया, फुल ऑफ विगर, एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो, इस नाउन के लिए एक एडजेक्टिव लगाया है वाइटल, और इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब लगाइए मच। ये वो एडजेक्टिव, ये वो वाला मॉनसून है जो मच वाइटल है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाइटल मतलब जरूरी। अच्छा, किसके लिए? टू लगा के बता रहा है, इंडियाज इकोनॉमिक फॉर्चून। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फॉर्चून्स नाम का ये वाला नाउन, और फॉर्चून को मॉडिफाई कर रहे हैं दो एडजेक्टिव्स। पहला है इंडिया का फॉर्चून, दूसरा है इकोनॉमिक फॉर्चून। समझ गए ना। बहुत आसान है, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सा मॉनसून? जो मच वाइटल है, बहुत ज़रूरी है भारत के इकोनॉमिक भविष्य के लिए, फॉर्चून के लिए। तो वाइटल बन गया एक एडजेक्टिव, इस जो है नाउन को मॉडिफाई करने वाला। वाइटल के बाद में टू लगा हुआ है, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया फॉर्चून। फॉर्चून जो है इंडियाज और इकोनॉमिक दोनों ही तरह के एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। अब आगे बढ़ो। सब्जेक्ट आपको मिल गया था मॉनसून, इसकी वर्ब मिल गई है हैज़ लेफ्ट। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ना, रूल नंबर 1 सब्जेक्ट, रूल नंबर 2 सब्जेक्ट की वर्ब। तो सब्जेक्ट और मिल गई उसकी वर्ब हैज़ लेफ्ट, सब्जेक्ट 1 वर्ब नंबर 1। अब देखो किसको लीव किया है, कुछ स्टेट्स को किया। लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, स्टेट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और सम जो है स्टेट्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सम एक एडजेक्टिव है। कितनी स्टेट्स? कुछ एक स्टेट्स है ना, स्टेट्स के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव है सम। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है शैम्बल, एक सिंगुलर नाउन है, इसके आगे ए भी लगा हुआ है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो इसके बाद है एज नाम की कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है? नए क्लोज को इंट्रोड्यूस करना, लेकिन वो क्लोज पता नहीं कब आएगा। पहले फ्रॉम प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना पड़ा हमें असम, फिर फ्रॉम के बाद में टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कर्नाटका। ये फ्रॉम टू एक साथ चलते हुए आपको मिलेंगे जब भी रेंज की बात होगी। इंडिया से लेकर के चाइना तक, असम से लेकर के कर्नाटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी है ना, ये प्रेपोजिशन होती हैं, इसी तरीके से साथ में चलती हैं। अब देखो इसका जो सब्जेक्ट नंबर 2 आना है कंजंक्शन के बाद, वो है हैवी रेनफॉल। हैवी एक एडजेक्टिव है, रेनफॉल को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया स्पान। स्पान शॉर्ट है, शॉर्ट एडजेक्टिव ने इसको मॉडिफाई कर दिया। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया टाइम। अब देखो सब्जेक्ट 2 की वर्ब नंबर 2 यहाँ रखी है, हैव क्रिएटेड। समझ गए। अब देखो क्रिएटेड के बाद में वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला, क्रिएट वर्ब से जो ऑब्जेक्ट पड़ा, नाउन पड़ा है फ्लड्स, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। पैरालाइज्ड एक एडजेक्टिव है, फ्लड्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो ये कौन सी फ्लड्स हैं, ये पूरा एक एडजेक्टिव क्लोज है। ये वो वाली फ्लड्स हैं दैट हैव टेकन। ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी बन रहा है और कंजंक्शन भी बन रहा है, दोनों ही काम कर रहा है। सब्जेक्ट नंबर 3 और इसकी वर्ब नंबर 3 हैव टेकन। समझ गए मेरी बात को। फ्लड्स को इसने अपना एंटीसीडेंट माना हुआ है, इसीलिए वर्ब प्लूरल है। अगर फ्लड लिखा होता तो यहाँ पे हैज़ लिखा होता हैव की जगह पे, है ना। तो ये सब्जेक्ट नंबर 3, ये उसकी वर्ब नंबर 3। टेक किया है एक टोल को, इस टोल ने ऑब्जेक्ट बन गया टेक वर्ब का। हैवी एक एडजेक्टिव है, टोल को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लाइफ। अब देखो एंड के बाद में इसकी दूसरी वर्ब आ गई। पहली वर्ब है हैव टेकन, दूसरी वर्ब है हैव वाइप्ड आउट। फ्लड्स दैट हैव टेकन एंड फ्लड्स दैट हैव वाइप्ड आउट। वाइप आउट किसको किया? क्रॉप्स को। वाइप आउट करने का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, एकदम खत्म कर देना, है ना। तो इस वर्ब से जो रिप्लाई कर रहा है वर्ड का, वो है क्रॉप्स नाम का जो है नाउन। वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। समझ गए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इसमें अच्छे तरीके से बहुत आसानी से आप एरर्स को ढूंढ पाएंगे। वंस अगेन एक एडवर्ब है। मॉनसून आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, वर्ब है इसकी हैज़ लेफ्ट। सब्जेक्ट नंबर 2 है आपका रेनफॉल, इसकी वर्ब नंबर 2 निकली हैव क्रिएटेड। सब्जेक्ट नंबर 3 है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट है इसका फ्लड्स, इसकी वर्ब नंबर 3.1 है हैव टेकन और वर्ब नंबर 3.2 है क्रॉप्स, ये वाइप्ड आउट। बाकी सब आप जोड़ लोगे कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, एज कंजंक्शन है। समझ गए। अब आओ सेंटेंस में एरर्स को ढूंढते हैं, है ना। ये करना बहुत आसान है, जिसको प्रैक्टिस हो गई है और जिसने बेसिक ग्रामर पूरी कर ली है। चैनल के होम पेज पे आपको बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से चला करके देख लो। ये सब चीज़ों को मैंने बेसिक से सिखाया हुआ है, कैसे आपको ब्रेक करना है। अब मैं आपको इसमें से एरर्स को निकाल रहा हूँ, देखते जाओ। देखो पहली एरर है असम के आगे द लगा हुआ है। किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी, प्रोविंस, इनके आगे कभी भी द को यूज़ नहीं करते हैं। फेमस जगहों के आगे ज़रूर कर दें।
या कोई ऐसी कंट्री हो जिसके नाम है ना, नाम में प्लूरलिटी आ रही हो, जैसे फिलीपींस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएई है ना। ऐसे देशों के नाम के आगे द लगाया जाएगा, लेकिन कभी भी आपको द को जैसे इंडिया के आगे द ना लगाएं, असम के आगे द ना लगाएं, राजस्थान के आगे द ना लगाएं, न्यूयॉर्क के आगे द ना लगाएं, जयपुर के आगे द ना लगाएं, है ना। सीधे सीधे स्टेट, सिटी और कंट्री के नाम के आगे द नहीं आता। आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। एरर नंबर 1, असम के आगे से द को निकालना है। अब आ जाओ एरर नंबर 2। देख लेता हूँ मैं भी खुद, एरर्स इसमें बहुत सारी हैं। देखो फ्लड्स जो हैं इन्होंने क्रिएट किए फ्लड्स को, और कौन सी फ्लड्स हैं? पैरालाइज्ड। आपको पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच का फ़र्क पता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है करने वाला, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हो चुका हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक बर्न्ड हाउस है और ये एक बर्निंग हाउस है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये या तो एक जलता हुआ हाउस है, जलाने वाला हाउस है। बर्निंग का मतलब है जलता हुआ या जलाने वाला, और बर्न का मतलब है जल चुका हुआ हाउस। यहाँ पे आपने पैरालाइज्ड को यूज़ किया है, फ्लड्स जो पैरालाइज हो चुकी हैं। ये बताओ, ये फ्लड्स जो हैं पैरालाइज करती हैं या पैरालाइज हो चुकी हैं? ये जिंदगियों को पैरालाइज करने वाली फ्लड्स हैं, ना कि खुद पैरालाइज्ड हैं। इन फ्लड्स को लकवा नहीं मारा है, फ्लड्स ने सब लोगों को लकवा मरवा दी है। समझ गए ना? पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा। अब देखो, अगर इतनी बात समझ गए हो तो यहाँ पे पास्ट की जगह पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करोगे। आप पैरालाइज की जगह लिखोगे पैरालाइजिंग फ्लड्स। समझ गए ना? ऐसी फ्लड्स जो पैरालाइज कर दें देश और जिंदगियों को और लोगों के जो है रोज़मर्रा के कामों को, ना कि वो वाली फ्लड्स जिनको खुद को लकवा मारा हुआ है, पैरालाइज फ्लड्स। गलत हो गया ना? इसलिए यहाँ पे आईएनजी लगा के मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करूँगा। एरर नंबर 1, एरर नंबर 2। अब आ जाओ इसके एरर नंबर 3 पे, शैम्बल को। आपको इंग्लिश में 2-3 ऐसे नाउन्स बताता हूँ जिनके पीछे एस आएगा और वो सिंगुलर होते हैं। पहला नाउन है शैम्बल्स, दूसरा नाउन है मीन्स, और तीसरा नाउन है स्पीसीज़। स्पीसीज़ प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। सिंगुलर भी एस के साथ आता है और प्लूरल वाला भी एस के साथ में आता है। मीन्स का मतलब होता है तरीका। आपको एक फ्रेज मिलेगा इंग्लिश में बहुत बार, एज अ मीन्स टू, एज अ मीन्स टू। तो एज में अ के बाद में मीन्स, पीछे एस लिखा हुआ है। इस फ्रेज का मतलब होता है एक तरीके के तौर पे, एक उपाय के तौर पे, एज अ मीन्स टू। तो यहाँ पे मीन्स ही आएगा इस फ्रेज में, ए के बाद में मीन्स लिखना पड़ेगा आपको। और शैम्बल्स होता है अराजकता, इसमें भी आपको एस लगाना होता है और इसके आगे ए को लगाना होता है। तो अ शैम्बल्स और एज ए मीन्स टू 2 फ्रेज याद रखें, बिना एस के ये दोनों फ्रेज नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एस को लगा दिया, अ शैम्बल्स लगा करके। एरर नंबर 3, बस यही इसमें एरर्स थी। बाकी आपने इसको पूरा ब्रेक कर लिया है, बहुत ईजिली आपने ब्रेक करते ही एरर्स को सारी की सारी आइडेंटिफाई कर लिया होगा। एक एरर और है, अगर आपने इसको पकड़ लिया हो कि रेनफॉल को वर्ब हमने दे दी है हैव क्रिएटेड, यहाँ पे देनी चाहिए थी हैज़ क्रिएटेड। ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे एरर भी पकड़ में आ गई होगी। चलिए आज के लास्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये लास्ट सेंटेंस है, फटाफट पहले आप इसको ट्रांसलेट करो मेरे साथ, फिर इसमें से एरर्स को ढूंढना है। तरीका वही है, सब कुछ वही है, मैं कर रहा हूँ ट्रांसलेट, है ना। कह रहा है, अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ द असेंबली विजय रूपानी वॉज पुश्ड अहेड ऑफ नितिन पटेल, who will have to be content with the deputy chief minister despite coming from a dominant caste and have claim to a wild political place। 4 से 5 एरर्स इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, पहले मैं इसको जो है ना ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कह रहा है एक पहली दफ़ा के फर्स्ट टाइम के मेंबर जो हैं असेंबली के, ए बड़ा है, असेंबली की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। कह रहा है पहली बार विधानसभा के जो मेंबर हैं, मिस्टर कौन है? विजय रूपानी। कह रहा है वो पुश्ड अहेड हुए थे, उनको आगे पुश किया गया था, पैसिव वॉइस में, वॉज पुश्ड अहेड। और किसके आगे? नितिन पटेल के आगे। तो नितिन पटेल रेस में आगे था, लेकिन विजय रूपानी बहुत पीछे था। इसको धक्का मार करके विजय रूपानी को नितिन पटेल के आगे लाया गया। अब ये कौन नितिन पटेल है? जो कि जिस आदमी को विल हैव टू करना ही पड़ेगा फ्यूचर में, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, और क्या कंटेंट होना ही पड़ेगा। कंटेंट विद का मतलब है किसी चीज़ से संतोष करना, जिनको संतोष करना ही पड़ेगा। और किसके साथ? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद के साथ में, जिनको उप मुख्यमंत्री के पद के साथ में कंटेंट विद करना ही पड़ेगा, संतोष रखना ही पड़ेगा। संतोष रखना, कंटेंट विद होना। कह रहा है बावजूद आने के एक डोमिनेंट कास्ट से। अब ये पटेल है, ये डोमिनेंट कास्ट का पार्ट है। गुजरात में एक बहुत ही
पटेल जो है बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डोमिनेट करते हैं क्योंकि पैसा है इनके पास, है ना। कह रहे बावजूद आने के एक बहुत पैसे वाली डोमिनेट कास्ट से और रखने के क्लेम को जो बहुत ही वाइड पॉलिटिकल बेस का है, इसका पॉलिटिकल बेस बहुत ही बड़ा है, किसका, नितिन पटेल का। कह रहे बावजूद इस चीज़ के इस आदमी को उप मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। सेंटेंस समझ गए, आओ इसको ब्रेक करेंगे। चलो, अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली बन गया ऑफ का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइम होता है, एक एडजेक्टिव बीच में हाइफन भी लगा हुआ है, एक नाउन के बाद में आ रहा है मेंबर नाम के। अब ये पूरा फ्रेज है ना, इसको अलग रखना है हमें। आप बोलोगे सर मेंबर को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, अपना सब्जेक्ट बना देता हूँ, ऐसा हो भी सकता है, गलत नहीं होगा बनाना। आप बोलोगे ये किसी वर्ब से नहीं जुड़ा हुआ, किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये पूरा फ्रेज है क्या, क्योंकि ये फ्रेज कोमा पे ख़त्म हो गया। इस सब्जेक्ट को कोई वर्ब देने के लिए आपके पास है ही नहीं, तो मतलब ये क्लोज तो बन ही नहीं सकता, ये एक फ्रेज है, इसलिए मेंबर को मैं सब्जेक्ट नहीं मानूंगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब ये क्या है ये बाद में पता लगेगा आपको, आगे बढ़ो। विजय रूपानी आपको मिल गया सब्जेक्ट इस पूरे क्लोज का। ये पूरा का पूरा एक अलग क्लोज है, इसको हमने अलग रखा हुआ है, पूरा का पूरा एक अलग फ्रेज है। विजय रूपानी की वर्ब है वॉज पुश्ड, सब्जेक्ट की वर्ब होगी वर्ब नंबर 1। अच्छा, किसके आगे अहेड जो है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ पुश किया गया था, आगे पुश किया गया था। अब देखो अहेड ऑफ के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नितिन पटेल, समझ गए इतना। अब देखो आगे मिलेगा आपको हु, इस कोमा के बाद में रिलेटिव क्लोज आ रहा है, इसने सब्जेक्ट नंबर 2 को बनाया, नितिन पटेल को एंटीसीडेंट लिया और वर्ब ले ली इसकी विल हैव, वर्ब नंबर 2। इस विल हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू बी नाम का इन्फिनेटिव। विल हैव व्हाट, विल हैव टू बी। अब देखो ये बी नाम का, ये टू बी नाम का जो इन्फिनेटिव होता है ना, ये लिंक वर्ब से बना हुआ इन्फिनेटिव है। इसकी खासियत क्या है, ये अपने बाद एडजेक्टिव और नाउन दोनों को ले लेता है, समझ गए मेरी बात को। टू बी नाम का इन्फिनेटिव एक ऐसा इन्फिनेटिव है जो लिंक वर्ब से बना हुआ इन्फिनेटिव है। लिंक वर्ब की तरह अपने बाद में, जैसे लिंक वर्ब एडजेक्टिव और नाउन लेती है, ये भी अपने बाद में एडजेक्टिव और नाउन को ले लेता है। तो यहाँ पे इसने बी के बाद में एडजेक्टिव को यूज़ किया कंटेंट नाम के, है ना। विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, द लगा हुआ है, एक पोजीशन का नाम है द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कमिंग नाम का जीरंट। डिस्पाइट ने वर्ब की एनजी फॉर्म को अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, प्रेपोजिशन का यही काम होता है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कास्ट, कास्ट है बड़ी ही डोमिनेंट एडजेक्टिव ने कास्ट को मॉडिफाई कर दिया। एंड कंजंक्शन है, इसको येलो कलर देना था मैं भूल गया। अब मिली आपको हैव नाम की वर्ब। ये आपको समझ में नहीं आएगा वर्ब किसकी है, किसकी वर्ब बनाऊं मैं, हु की वर्ब बनाऊं, अच्छा चीफ मिनिस्टर की वर्ब बनाऊं, पटेल की वर्ब बनाऊं, मेंबर की वर्ब बनाऊं, रूपानी की वर्ब बनाऊं, आपको समझ में नहीं आएगा हैव किसकी वर्ब बनानी है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हैव को सस्पेंस में छोड़ दो, हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दो क्लेम को। क्या है भाई, इसके पास क्लेम है, और क्लेम किसकी तरफ है, एक वाइडर पॉलिटिकल बेस की तरफ। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बेस नाम का नाउन, वाइड और पॉलिटिकल दोनों एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ी खिचड़ी बन गई आपके दिमाग में, क्योंकि कई सारे इसमें जो है ना आपको मैंने सस्पेंस छुड़वा दिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरे को मैं अलग कर रहा हूँ, ये पूरे को अलग कर रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ेंगे। विजय रूपानी है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, इसकी वर्ब है पुश्ड अहेड, वर्ब नंबर 1। अहेड जो है एक एडवर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है नितिन पटेल, इसके लिए आया है सब्जेक्ट नंबर 2 रिलेटिव क्लोज में हु। इसने रिलेटिव जो है प्रोनाउन ने नितिन पटेल को अपना एंटीसीडेंट माना हुआ है। विल हैव होगी इसकी वर्ब नंबर 2। 2 यहाँ पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग इन्फिनेटिव है, इसलिए अपने बाद में एडजेक्टिव को ले लेता है। नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही आ सकते हैं लिंकिंग इन्फिनेटिव के बाद। विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है DCM डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। डिस्पाइट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमिंग। फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कास्ट, कास्ट है बड़ी डोमिनेंट, एक एडजेक्टिव ने इसको मॉडिफाई कर दिया। एंड एक कंजंक्शन है, और ये वर्ब हमें पता नहीं किसकी है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्लेम, इतना हमें पता है। और टू प्रेपोजिशन आई है, इसका ऑब्जेक्ट है बेस, जो कि पॉलिटिकल और वाइड दोनों ही एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। अब इसमें ढूंढते जाओ एरर्स को। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये वाली जो मैं आपको बता रहा था ना, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। क्या करता है ये, आपने कई बार देखा होगा, माय ब्रदर एंड कोमा लगा के एक्टर इज लिविंग इन मुंबई राइट नाउ। मेरा भाई जो कि एक एन एक्टर है, अभी एक्टर है, लिव कर रहा है मुंबई में। अब आपसे कोई पूछे भाई कर रहा है या एक्टर कर रहा है, अरे मेरा भाई ही एक एक्टर है और भाई जो है मुंबई में लिव करता है। वैसे ही आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन एक्टर को शुरू में ले आओ, एन एक्टर माई ब्रदर
इज लिविंग इन मुंबई। तो ये जो नाउन इन अपोजिशन है ना, बीच में एन एक्टर, इसको आप शुरू में और बीच में कहीं भी रख सकते हो। वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है विजय रूपानी अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ असेंबली वॉज पुश्ड अहेड ऑफ नितिन पटेल, ऐसा भी हो सकता था। और इसको मैं शुरू में ले आऊँ अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ असेंबली विजय रूपानी वॉज पुश्ड अहेड ऑफ नितिन पटेल। तो ये है अपोजिशन फ्रेज, इसमें कोई वर्ब आपको नहीं मिलेगी, एक नाउन मिला फर्स्ट टाइम नाउन। ये नाउन इस विजय रूपानी के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन है असेंबली। ये पूरा ही एक एडजेक्टिव की तरह है, किसी नाउन को डिफाइन करता है जैसे विजय रूपानी को यहाँ कर रहा है। सस्पेंस खत्म हो गया इसका, ये पूरे फ्रेज का, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। अब दूसरा देखो यहाँ पे हैव, यहीं पे आपकी एक एरर है। डिस्पाइट प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है कम नाम की वर्ब आईएनजी फॉर्म में एंड लगा करके, दूसरा ऑब्जेक्ट है हैव नाम की फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, जीरंड बनानी चाहिए। समझे मेरी बात को? ये वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, उससे संतोष करेगा, बावजूद एक डोमिनेंट कास्ट के आने के और बावजूद क्लेम को रखने के एक पॉलिटिकल बेस का, दोनों से ही बावजूद जुड़ा हुआ है। कमिंग यहाँ लिखा तो कमिंग की जगह हैविंग यहाँ भी आपको लिखना चाहिए। एरर नंबर 1 हो गई आपकी, हैव की जगह पे हैविंग आना। समझ गए इतना? अब देखो एरर नंबर 2। इंग्लिश में 2 वर्ड हैं, पहला है कास्ट, दूसरा है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है जाति, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो भी है आपकी जो है जाति है, जैसे पटेल है जाति है। और ये कास्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे कोई चीज़ फेंकना, जैसे प्रकाश फेंकना किसी चीज़ पे, जैसे आगे की भविष्यवाणी करना, तो उसके लिए फोरकास्ट नाम की वर्ब है। याद रखें जिसके पीछे ई ना लगे वो होती है वर्ब, और जब ई लग जाए वो हो जाता है जाति वाला नाउन। तो ये वर्ड ही यहाँ पे गलत किया हुआ है, आपको यहाँ पे कास्ट लिखना चाहिए। एरर नंबर 2 ये होगी आपकी एरर नंबर 1, ये होगी एरर नंबर 2। अब और आगे बढ़ो, देखो कंटेंट विद और कंटेंट विद, ये 2 वर्ड्स हैं आपके पास, पहला है कंटेंट और दूसरा है डी की जगह टी काट दो कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है कंटेंट का किसी का सामना करना। कंटेंट विद का मतलब होता है किसी से निपटना। क्या ये नितिन पटेल निपटेगा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ में? बावजूद ऐसा होने के हम बोल रहे हैं वो कंटेंट विद करेगा, वो संतोष भरेगा, संतोष रखेगा, है ना, जो है उसमें थोड़ा सा कंटेंशन आएगा। कहने का मतलब क्या है, ये कंटेंट को मैंने गलत यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कंटेंट नाम के एडजेक्टिव को यूज़ करना है। चाहे तो आप जो है मीनिंग से चले जाओ, चाहे ग्रामर से चले जाओ। टू बी नाम की जो इन्फिनेटिव है अपने बाद में नाउन या एडजेक्टिव को लेगा। कंटेंट विद एक फ्रेजल वर्ब होती है, ये नाउन या एडजेक्टिव नहीं बन सकती। आपको इसकी जगह इसका एडजेक्टिव वाला जो फॉर्म है कंटेंट रखोगे, मीनिंग भी निकल आएगा और टू बी के बाद में एडजेक्टिव भी आ जाएगा। समझे? एरर नंबर 3, ये कंटेंट विद और कंटेंट विद मैंने कई बार आपको एडिटोरियल के दौरान बताया दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब देखो चौथी चीज़, कंटेंट विद किसके साथ करेगा? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ करेगा या उसकी जो है मतलब उसकी पोस्ट के साथ में करेगा? मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, इस आदमी को संतोष करना पड़ा चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ में या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की डेजिग्नेशन के साथ में? भाई पोस्ट के साथ में ना। तो कंटेंट विद द डेजिग्नेशन और पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक तो ये लिखें आप, या फिर कंटेंट विद बीइंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो आप बना लें पोस्ट को, द पोस्ट लिख दें, यहाँ पे द पोस्ट ऑफ लिख दें, और या फिर इसको जगह लगा दें बीइंग। इसने कंटेंट विद किया होने के साथ ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, बीइंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। दोनों ही तरीके सही हैं, आप जैसे मर्जी इसको बना लो। चारों एरर आपको पकड़ में आ गई होंगी। एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, एरर नंबर 3 और एरर नंबर 4 बीइंग या विद द पोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको लगाना है। बस हो गया आपका। तो इस तरीके से ब्रेक करने के बाद ही आपको चीज़ें पता लगती हैं, कौन किस चीज़ का जो है ऑब्जेक्ट है, कौन किस चीज़ का सब्जेक्ट है, कौन किसकी वर्ब है और कहाँ पे कौन सी एरर है। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दे देना। कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ मैं जो नहीं मिलेगा कहीं भी, ढूंढ लो पूरा यूट्यूब, जाओ किसी भी कोचिंग में, इस डिटेल के साथ में, इतनी रिफाइनमेंट के साथ में। जिन टीचर्स से आप पढ़ते हैं उन टीचर्स को भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इंग्लिश की, है ना। इसी वजह से आपको इंग्लिश में गोली देने वाले टीचर बहुत मिलेंगे। अरे यार ये तो इसलिए ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा रूल होता है। रूल कहीं मिलेगा नहीं लिखा हुआ, कहीं आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो गोली वोली नहीं देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको लॉजिक के साथ में साइंस की तरह इंग्लिश को करवा रहा हूँ। फ़ायदा उठाएँ इसका। ये आपका आज का क्विज़ है,
छोटा सा क्विज़ मैंने आपको बना के दिया और उसमें धांसू वाली एरर्स हैं। धांसू मतलब सुपर धांसू वाली, अच्छे लेवल की भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। आप इसको ब्रेक कर लेना। ब्रेक करेगा कुछ ऐसा आपको दिखेगा ये, या छोड़ो ना मैं दिखा देता हूँ। चलो मैंने इसको पूरा ब्रेक नहीं किया। एस को आप यहाँ पे कंजंक्शन मान लेना, ठीक है, कंजंक्शन येलो कलर दे लेना। ये मैंने ब्रेक कर दिया है। एरर्स अगर आपको मिले तो डालो कमेंट सेक्शन में, मैं भी कुछ एक एरर्स पकड़ के कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, है ना। मुलाकात होगी अगले वीक में, इसी सेंटेंस से अपनी क्लास को शुरू करूँगा। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।